हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में हमारे 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे सामने रखे गए। पहला सवाल ये था कि शुरुआत में पढ़ना तो चाहते थे लेकिन प्रॉपर वे में एजुकेशन क्यों नहीं हो पाई, मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्यों हैं और प्रोफेशन को लेके क्वेश्चन है। तो इन 3 सवालों के जवाब को हम इस कुंडली में खोजेंगे। सबसे पहले ये जो जन्म कुंडली है ये 5 नंबर से शुरू होती है। इसका मतलब है कि ये सिंह लगन की जन्म कुंडली है। अब जो लोग नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो सूर्य जो है आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी होके फर्स्ट हाउस में बैठा है। ये तो बहुत अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, उसके साथ बुध की भी युति है जो कि कुंडली में 11th हाउस और साथ ही साथ आपके सेकंड हाउस का स्वामी है जो कि एक धन योग को बनाने में सक्षम है। फिर शुक्र वहां पे मौजूद है। शुक्र इस कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड हैं और थर्ड हाउस पराक्रम के स्वामी है। तो इस लिहाज से अगर आप इस कुंडली को देख के चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई 3 अच्छे योग इस कुंडली के अंदर बन के मिले हुए हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि शनि जैसा ग्रह जो है वो उच्च का बैठा है और वो भी तृतीय भाव में बैठा है। शनि का तृतीय भाव में बैठना मैं अच्छा ही मानूंगा, उसको मैं बुरा नहीं मानूंगा। एक चीज। दूसरा, केतु और मंगल की युति है। मंगल भी अपनी ही राशि का बैठा है। आप चाहें तो इसको भी महापुरुष योग में ले सकते हैं, रोचक महापुरुष योग। गुरु भी अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं, वक्री जरूर है लेकिन अपनी राशि के बैठे हैं। अब आप समझ सकते हो ओरिजिनल कुंडली में आपको लगन के अंदर 3 ग्रहों की युति दिखाई दे रही है। लगन का स्वामी लगन के अंदर बैठा हुआ है, एक ग्रह उच्च का तृतीय भाव में बैठा है, चौथे का स्वामी चौथे में बैठा है, पंचम का स्वामी पंचम में बैठा है और चंद्रमा किस्मत के भाव में जाके बैठा है। ठीक, इसके बावजूद भी जिंदगी में संघर्ष क्यों है, अब ये सवाल खड़ा होता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा था कि नॉर्मल वे में हम जब एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती हैं। अब देखते हैं चीजें क्या और क्यों हो रही हैं। ठीक, देखिए सबसे पहली कंडीशन समझिए। जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर जो लगन मिलके आया है वो है 16 डिग्री पे पूर्व फागुनी नक्षत्र। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी बात, सूर्य को देखिए 0 डिग्री मघा में है। ठीक, इस लिहाज से हम देखें तो लगन से सूर्य जो है वो दूर हैं। ठीक, चंद्रमा भी 0 डिग्री पर है अश्विनी में। सूर्य और चंद्रमा दोनों जो हैं वो केतु के नक्षत्र में आए हैं। बहुत पहले के वीडियो से मैंने आपको कहा था जब कभी भी किसी इंसान का जन्म केतु के नक्षत्र से या राहु के नक्षत्र से होता हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसको कि समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी चीज साथ ही साथ देख लीजिए, जो आपके शुक्र हैं, शुक्र नहीं, अब हम बात करें पहले बुध की। बुध जो है वो इस कुंडली में 19 डिग्री के हैं और शुक्र 17 डिग्री के हैं, यानी कि सूर्य से सबकी पर्याप्त दूरी है, किसी को भी आप ऐसे अस्त नहीं कह सकते। ठीक है, केतु 8 डिग्री के हैं, राहु भी 8 डिग्री के हैं। ये तो हुई ग्रहों की स्थिति। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। हमारे हिसाब से लगन का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे लॉजिक पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर शुक्र जो है वो कुंडली के अंदर आपके 10th हाउस का स्वामी है और वो आपके लगन में बैठा है, तो फिर उसने अच्छे फल क्यों नहीं दिए। देखिए, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है वो तृतीय भाव में आती है। तृतीय भाव में ही शनि भी बैठे हैं, यानी कि उस शनि जो कि दुख का कारक ग्रह है वो भी उच्चस्त होकर बैठ गया। उसके डिस्पोजिटर कौन है, शुक्र है। राहु जो मायावी ग्रह है वो 10वें भाव में बैठा है, 2 नंबर की राशि में बैठा है, उसके डिस्पोजिटर भी शुक्र हैं। पहली कंडीशन समझ पा रहे हो आप। बनाने वाले ने जो उनका सबकॉन्शियस दिया है उसमें सबसे पहले तो पराक्रम थर्ड हाउस दिया है और पराक्रम के बाद स्टेटस दिया है। इसका मतलब है कि जातिका जो है कहीं ना कहीं पहले पराक्रम दिखाएंगी और साथ ही साथ अपने एक स्टेटस को एक वक्त पे डेवलप करेंगी। ये चीज कुंडली में
हम सिर्फ लगन के मिड पॉइंट से देख पा रहे हैं। शुक्र क्योंकि वहां बैठा है और शुक्र अपने नक्षत्र का बैठा है तो उसे हम अच्छा कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पहली कंडीशन। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस कुंडली में इस शुक्र को बुध का साथ हासिल है। बुध यहाँ पे सेकंड हाउस और साथ साथ 11th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए धन बनाने की चाहत जो होगी वो जरूर होगी। हमने देखा वहां पे डिग्री में 3 डिग्री के आसपास है, 4 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए शुक्र के ऊपर प्रभाव है और फर्स्ट हाउस में बैठने के कारण लगन पे इन पूरी चीजों का प्रभाव है। पहली कंडीशन आपको समझ में आई। अब देखिए परेशानी की जड़ें क्या है। पहली कंडीशन समझ लीजिए, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी केतु के नक्षत्र में जन्म है, इसका मतलब है कि किसी पूर्व चीजों के साथ ऐसा कोई कनेक्शन है, वो मैं कभी और किसी वीडियो में डिस्क्लोज करता रहूंगा, ठीक है। इसमें आप बस इतना समझ के चलना कि जब कभी भी जन्म का नक्षत्र हमें केतु मिला है तो आपकी जिंदगी किसी न किसी इस तरीके पे जाके अटक जाती है जहां पे आप ये सोचते हो कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। ठीक, अब आपके सवालों के जवाब देखते चले। पहली कंडीशन, आपकी एजुकेशन आप चाहते थे लेकिन आप उसे कर क्यों नहीं पाए। तो एजुकेशन के लिए पहले तो सेकंड हाउस होता है शुरुआती एजुकेशन, फिर होता है आपका फोर्थ हाउस। आपके सेकंड हाउस का जो मालिक है बुध, वो वहां से 12th हो गया है, इसलिए चुनौतियों के साथ शुरुआत की एजुकेशन है हल्की फुल्की मिली होंगी। इसके बाद जैसे ही आप आओगे फोर्थ हाउस, यानी कि हम मान लें ऑलमोस्ट हमारी जो 9th होती है वहां से लेकर 12th तक का जो हम सफर करते हैं, ठीक है, उस चीज में केतु बैठे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे केतु की मौजूदगी ये एक चुनौती देगी, क्योंकि जहां केतु बैठे वहां से उस चीज को खत्म करने का काम करते हैं। मंगल और केतु की युति है चौथे भाव में, ये मन का भाव है, मनोवृत्ति दिखाता है, और इसके ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव और मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव काफी चुनौतियां देता है, क्योंकि ये मन के अंदर गुस्सा और एग्रेशन नेचुरली भरने का काम करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। एजुकेशन के अंदर जो आपका ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 8th के बाद से चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, रीजन होगा केतु। दूसरी बात कि 5th हाउस का लॉर्ड तो 5th में बैठा था, लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन में भी कुछ चुनौतियां मिलेंगी, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर आप देखो गुरु जो है वो वक्री हो गए। जहां पे भी गुरु बैठते हैं उस भाव के अंदर एक कंसेप्ट जो होता है ना, दिया तले अंधेरा, वो वाला लॉजिक लगा हुआ है। इस वक्री गुरु से जब आप गिनोगे उल्टा तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट बर्थ के हिसाब से आपके 8वें भाव में यानी कि ससुराल पक्ष के साथ भी कोई एक बंधन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण मैरिटल लाइफ में भी चुनौतियां देखने को मिली। बुध से अगर उल्टा गिनेंगे तो आप पहुंचेंगे चौथे भाव पे, इसलिए बुध जो कि वक्री हुआ है वो ग्रह भी दिखा रहा है कि कोई एक कॉम्बिनेशन आपका ऐसा है जो आपको 4th हाउस से जुड़ के करना था। 4th हाउस का मतलब है फैमिली, ठीक। दूसरी बात, एक तरफ सूर्य एक तरफ शनि, इसके कारण सेकंड हाउस जो है वो पाप का त्रियोग का भी साझेदार बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दें कि जब हम डिग्रीज में देख रहे हैं ना, तो शुक्र और फिर शनि के बीच में ज्यादा क्लोज मानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पाप का त्रियोग को बहुत कमजोर मानूंगा, थोड़ा बहुत प्रभाव होगा, ठीक है वहां तक। दूसरी चीज, अब मैरिज की तरफ चलते हैं अपन। मैरिज की तरफ चलें तो ये है आपकी नवमांश कुंडली जो कि वर्गोत्तम है, और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि वर्गोत्तम नवमांश वाली कुंडलियों में मुझे अक्सर मैरिटल चैलेंजेस देखने को मिला है। अब मैरिज वाली कंडीशन को यहाँ से भी समझ लीजिए, एक बार पीछे से भी समझा देता हूँ। जब हम कुंडली को देख रहे थे तो इस कुंडली में जो 7th हाउस है उसका मिड पॉइंट जो है वो राहु के पास है, जो कि कहीं ना कहीं 10वें भाव में अच्छा बैठा है। लेकिन 8वां घर जो है वहां का मिड पॉइंट लॉर्ड शनि है, जो कि अपने घर से 12वें बैठा है। इस कारण से मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस को हासिल करने में काफी ज्यादा लंबा वक्त लगेगा, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। शनि जैसे ग्रह को उच्च देख के खुश नहीं होना चाहिए, कारण ये हो जाता है कि वो कारकत्व रखता है दुखों का, और उसका बलवान होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी संघर्ष और दुखों को बढ़ाता है। प्लस पॉइंट यह है कि वो 3rd हाउस में बैठा है, पराक्रम भाव में बैठा है, बिजनेस के लिए ये फॉर्मेशन अच्छी मानी जा सकती है। 6th हाउस का स्वामी है, 3rd में जाके उच्च का हुआ है, अदम्य साहस अदम्य पराक्रम आपको जरूर दे देगा, ये प्लस पॉइंट है। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, यह प्लस पॉइंट में लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि आपके
शनि की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर हो तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं मन दुखी रहता है। चंद्रमा थोड़ा सा वीक प्लेनेट है, 100 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, 100 से कहीं ना कहीं कुछ कम है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो 12वें का स्वामी है, उसकी दशा भी चल रही है, महादशा चंद्रमा की है, तो वो मानसिक परेशानियां देने वाली दशाओं में से गिनी जाएंगी। इस कारण से मोती को यहाँ पे कहना मुश्किल हो जाएगा, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, ठीक है, करना ही चाहिए। एक चीज तो हो गई, क्योंकि शनि और जिस तरीके से यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, इस फॉर्मेशन में आप जो भी मैरिटल लाइफ है उसको लॉन्गेविटी प्रदान करने का प्रयास जरूर होगा। इतनी चीजें तो हम यहाँ से आपके नवमांश में देख सकते थे। अब हम ओरिजिनली नवमांश में देखते हैं। नवमांश की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए आपका शनि और राहु की युति हो रही है, एक तो जो कि अष्टम भाव है। कहीं ना कहीं अगर सप्तम आपके हस्बैंड का है तो 8वां उनकी फैमिली है, इसीलिए अकारण ही राहु है, अकारण ही किसी ना किसी बात को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर भी वहां पे बनने में चुनौतियां आएंगी। राहु जैसा ग्रह अष्टम में आए तो कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी रहती हैं कि डाइवोर्स ना हो जाए, तो यहाँ पे वो फॉर्मेशन जरूर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शनि लॉन्गेविटी का कारक है और वो लॉन्गेविटी देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे युति में आ गए हैं। आपका जन्म जो है कृष्ण पक्ष की पंचमी में हुआ था। पंचमी में मैंने बताया था कि चंद्रमा जो होता है उसमें प्रकाशवान होता है, इसीलिए वहां पे हम चंद्रमा को तो अतिशुभ मानते हैं। लेकिन समझिए, प्रकाशवान चंद्रमा, अतिशुभ चंद्रमा कहने का मतलब होता है कि इंसान में डिजायर, वहां पे आप काफी ज्यादा इमोशनल हो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नवमांश की कुंडली में ये ऐसी चीज बन गई है जैसे कि अमावस्या हो गई हो, ठीक है। जब भी ऐसा फॉर्मेशन अमावस्या जैसा दोष आता है किसी भी डिविजनल चार्ट में आ जाए, उस डिविजनल चार्ट के अंदर मन को दुखी कर देता है। तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की किस्मत में यह युति पहला कारण है आपके मैरिटल लाइफ में आपको दुख देने का, ठीक है। दूसरी चीज है कि मंगल का फॉर्मेशन है जो कि लगन से बैठ के आपके सप्तम को देख रहा है, इस कारण से भी चुनौतियां हैं। प्लस पॉइंट फिर यही कि गुरु की दृष्टि चीजों को संभालने का प्रयास कर रही है। अब एक चीज और देखिए कि जब आपके नवमांश में अगर देखा तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो कर्स ऑफ गॉड है उसकी लाइन पे शुक्र भी है, केतु भी है और बुध भी है। अगर मैं इसको डिकोड करूं तो मैं ये कहूंगा आपके मैरिटल लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चुनौती एक जो आएगी वो आएगी फाइनेंस, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि शुक्र जो हो रहा है वो नीच राशिस्थ हो रहा है, शुक्र नवमांश में 6 नंबर की राशि जो कि नीच राशि है वहां पे बैठा हुआ है। शुक्र ही हमारे सोचने का ढंग था, इसलिए वहां पे भी कहीं ना कहीं चुनौती देगा। पहली चीज, शुक्र लक्ष्मी विलासिता को दर्शाता है, तो एक कारण लक्ष्मी यानी कि आपके घर की सेविंग्स या अर्निंग्स को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, एक कंडीशन। आर्थिक हालत। दूसरी कंडीशन है कि बुध आया है, बुध का मतलब है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में वीकनेस आ रही है, क्योंकि बुध इज अ प्लेनेट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन ओपन करने पड़ेंगे, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो कुछ भी दूसरे लोग मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठा रहे हैं उसको खत्म कर सके। केतु जहां तक है, केतु का उपाय आपको बोलूंगा, लेकिन वही चीज है कि चीजें जब श्रापित हो तो आशीर्वाद से ज्यादा उसके लिए और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये पहली कंडीशन थी। अब बात करूं कि ओवरऑल इस कंडीशन में दशा के हिसाब से अगर आपको बोलूं तो दशा के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा की दशा तक 2027 तक ये जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के अंदर आपको कहीं ना किसी चीज को लेकर अपने मन में दुख महसूस होता रहेगा। ध्यान रखिएगा, 2027 तक कोई ना कोई चीज जो है ना किसी न किसी वजह से दुखी रख सकती है। लेकिन जब 2027 के बाद आप मंगल की दशा की तरफ बढ़ोगे तब जाके आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। मैंने शुरुआत में कहा था कि शनि वहां से अष्टम का मिड पॉइंट लॉर्ड होके 8वें में बैठ गया, यानी कि सुख तो मिलेंगे लेकिन देर से मिलेंगे। ऐसे स्थिति में चीजें जो हैं वो तकरीबन एक लंबे समय के बाद ठीक होती हुई नजर आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं इसको कोई कालसर्प दोष तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप फिर भी देख रहे हो कि ऑलमोस्ट एक एक्सेस जो है वो खाली सी पड़ी हुई है, इस कारण से मैरिटल लाइफ में एक चुनौती यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अब हम बात करें प्रोफेशन की तरफ चलें, तो इसमें आप देखो कि कुंडली
10 नंबर से बन के शुरू हुई है, जो कि ओरिजिनल लगन कुंडली में आपके छठे भाव से ये लगन आ रहा है। इस कारण से संघर्ष रहेगा प्रोफेशन के अंदर शुरुआती वक्त में। लेकिन जो दशाएं चल रही हैं, अब इसको देख लीजिए। दशा आपकी इस समय चल रही थी चंद्रमा की। आपका जो जन्म है वो जिस योग में हुआ है, उस योग में चंद्रमा अवयोगी ग्रह है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल नहीं निभाएगा। पॉजिटिव रोल कौन कौन निभा सकते हैं? शनि निभा सकते हैं और मंगल निभा सकते हैं। चंद्रमा की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे आप अगर फूड का जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 10th हाउस का मालिक बन रहा है शुक्र, और वो खुद लगन में जाके बैठ रहा है। ऐसे स्थिति में अगर आप कोई भी काम फूड का करना चाहते हो तो आप उसको एक लो लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। मैंने अभी भी आपसे कहा ना कि आपके लिए चंद्रमा की जो दशा है वो किसी ना किसी वजह से दुखी रख सकती है। तो प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर आप उतरना चाह रहे हो तो आप चंद्रमा की महादशा में, शनि की अंतर्दशा है, इसके अंदर उतर सकते हो, ठीक है। आप जो भी फूड का कोई भी काम करना चाहो, या ज्वेलरीज में भी आप जो चाह रहे हो, क्योंकि आप शुक्र की तरफ आपने सारे इंक्लिनेशन दिखाए, आप उससे जुड़े हुए काम को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि चीज़ें जो ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कंडीशन में अगर हम देखें तो अब मैं सभी श्रोताओं से एक ही बात कहूँगा, कभी भी सिर्फ इस बात को देख के कोई फैसला मत कीजिए कि भाई लगन का स्वामी लगन में है, क्योंकि इस कुंडली में आपको दिख रहा है कि ज़्यादातर प्लैनेट्स शनि उच्च का, गुरु अपनी राशि का, मंगल अपनी राशि का, सूर्य अपनी राशि का, 3 अपनी राशि के, 1 उच्च और 2 ऐसे बैठे हैं जो फिर भी केंद्र में बैठे, और कोई भी इसमें 6 8 12 में नहीं बैठे, ठीक है। दशाएं भी जो इनको मिली जिंदगी में, केतु की दशा मिली, केतु के बाद शुक्र की दशा मिली, शुक्र के बाद इनको जो दशा मिली है हमारे सूर्य की, सूर्य के बाद इनको दशा मिली है वो है चंद्रमा की। ये सारी ही दशाएं जो थी ये नवमांश कुंडली के लिहाज से, नवमांश कुंडली के लिहाज से दुखदाई थी, ठीक है। वहां पे अगर कोई दशा थोड़ी सी ठीक होगी तो वो मंगल की दशा ठीक होगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर जो उनके मिड पॉइंट लॉर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ बता रही है यहाँ पे। ये शुक्र बहुत क्लियरली बता रहा है कि इन जातिका को, इनका जन्म जो है वो भी आई थिंक शुक्रवार के ही दिन हुआ है, तो इनको वो ड्राइविंग फोर्स भी दे रहा है। इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ बनी रहेगी, आपको हमेशा पराक्रम करना है और अपना स्टेटस हासिल करना है। यही 2 चीज़ आपके लिए एक प्राइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर बने रहने वाले हैं, जो कि हमें यहाँ पे ये लगन बहुत ईजिली दर्शाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जो और भी आपके सवाल हैं कुछ इस वीडियो के बाद, वो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। हस्बैंड के चार्ट की डिटेल्स आप एक बार दीजिएगा, तो वहाँ पे मैच मेकिंग के साथ भी देख लेंगे कि डिफरेंसेस किन ओपिनियंस पे बनते हुए नज़र आते हैं। धन्यवाद।